नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रवण कुमार है और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर चूजिंग माय यूट्यूब चैनल टू स्टडी द भारतीय न्याय संहिता 2023. सो लेट्स मूव अहेड एंड सी द रेस्ट ऑफ द पार्ट. ओके, सो आज हम इस वीडियो में सेक्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ेंगे, जिसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको इसमें दिया गया है. ओके, सो लेट्स सी. तो सेक्शन 2 ऑफ BNS 2023 गिव्स डिफरेंट डेफिनेशन that will be used in understanding or interpretation of भारतीय न्याय संहिता. Okay, so in this संहिता unless the context otherwise requires, तो इस संहिता में अगर कोई अदर कंटेक्स्ट ना आए, रिक्वायर हो, तो जो इसमें डेफिनेशन दिया गया है उसको उसी तरीके से अंडरस्टैंड या इंटरप्रेट किया जाएगा. ओके, तो इसका सब सेक्शन 1 जो है वह एक्ट को डिफाइन करता है कि एक्ट डिनोट्स अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट. तो जो भारतीय न्याय संहिता है 2023 उसका सेक्शन 2 का सब सेक्शन 1 जो है वह डिफाइन करता है एक्ट को. ठीक, तो जैसा कि बताया दोस्तों की जो सब सेक्शन 1 है वह एक्ट को डिफाइन करता है और कहता है कि एक एक्ट जो है इस संहिता में वह डिनोट करता है ए सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट. तो मतलब एक सीरीज मतलब क्या, कई एक्ट्स एक सीरीज में चले वन बाय वन, वन आफ्टर वन. तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल समझिए कि जैसे अब एक व्यक्ति है जो एक वीक का मतलब मर्डर करना चाहता है. ओके, तो उससे पहले वह जाकर एक गन खरीदता है, तो खरीदना एक एक्ट हो गया. दूसरा लेके आता है और घर पे रखता है, प्लान करता है, दूसरा एक्ट हो गया. तीसरा फिर मर्डर के लिए ट्राई करता है, लेकिन उस टाइम मर्डर नहीं होता, बाई वो बच जाता है. और चौथे बार वो उसको मार देता है. तो जो इस एक्ट का एक सीरीज चला इसी को हम सीरीज ऑफ एक्ट कहेंगे. और ये इलीगल एक्ट है एक ना. तो जो ये सीरीज ऑफ एक्ट है उसको हम एक सिंगल एक्ट में मानेंगे कि उसने मर्डर किया, एक इलीगल एक्ट किया. तो इसी को मतलब कहते हैं कि एक्ट डिनोट्स एज वेल अ सीरीज ऑफ एक्ट, ठीक है, इनटू ए सिंगल एक्ट. ठीक, तो मुझे लगता है कि आपको सब सेक्शन 1 समझ में आ गया होगा. अब सब सेक्शन 2 देखते हैं जो एनिमल को डिफाइन करता है. तो एनिमल मींस एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग. तो कोई भी लिविंग क्रिएचर मतलब चाहे प्रोटोजोआ हो, चाहे जो माइक्रोस्कोप से देखने वाला हो, वो लिविंग क्रिएचर हो, लेकिन इंसान ना हो, बस हम लोग जो हैं, ठीक है, तो उसे हम एक एनिमल मानेंगे. अब सब सेक्शन 3 देखते हैं. सब सेक्शन 3 जो है वो बताता है चाइल्ड को डिफाइन करता है. ये बताता है चाइल्ड मींस एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स. तो इसके अकॉर्डिंग भारतीय न्याय संहिता 2023 के डेफिनेशन के सब सेक्शन 2 के सेक्शन 2 के क्लॉज सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग चाइल्ड का डेफिनेशन है कि कोई भी व्यक्ति मतलब एनी पर्सन मींस मेल और फीमेल जो कि 18 वर्ष से नीचे है या 18 वर्ष की आयु के नीचे है, उसे हम क्या नाम है, चाइल्ड मानेंगे. ठीक है, बिलो 18 वर्ष 18 ईयर्स है मींस 18 वर्ष अगर वो पूरा हो जाता है तो एक चाइल्ड नहीं रहेगा. ओके, नाउ लेट्स सी सब सेक्शन 4 जो काउंटरफीट को डिफाइन करता है कि काउंटरफीट है क्या. तो इसका मतलब है कि ये पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग. अगर एक व्यक्ति एक चीज को दूसरे चीज से रिजेंबल कराता है, ठीक है, इस इंटेंशन के साथ कि इस मीन्स से वो इस मीन्स बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन. और इस जो मतलब क्या नाम है वो रिजेंबलेंस कराया है एक चीज का दूसरे से, इसका यूज करके, और इसने इंटेंशनली कराया है, इसका यूज करके वो डिसेप्शन प्रैक्टिस करेगा, मतलब किसी को डिसीव करेगा, किसी के साथ चीटिंग करेगा, धोखाधड़ी जो भी मतलब वो करेगा. ठीक है, या ये जानता है कि इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस. और वह जानता है कि अगर ऐसा रिजेंबलेंस किया गया तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है, मतलब बी लाइकली मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि ऐसा रिजेंबलेंस डिसेप्शन जो होता है किसी व्यक्ति को डिसीव करने के लिए यूज होगा या प्रैक्टिस होगा, तो उसे हम काउंटरफीट कहेंगे. तो मुझे लगता है कि आपको काउंटरफीट क्या है डेफिनेशन समझ में आ गया होगा. अब इसके रिगार्डिंग एक सब सेक्शन 4 के रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन 1 है, तो इसको हम समझते हैं. क्या कहता है कि इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीटिंग दैट द इमिटेशन मीन्स कॉपी, मतलब एक सिक्का है उसी के सेम नेचर में एक दूसरा सिक्का डाल दिया गया, तो उसे क्या कहेंगे, इमिटेशन मीन्स कॉपी शुड बी एग्जैक्ट. तो ऐसा मान लो कि मतलब जो इसमें हम काउंटरफीट का डेफिनेशन पढ़े हैं, तो रिजेंबलेंस जो होना चाहिए एक का दूसरे से वो एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए कि मतलब सेम टू सेम 100%. ठीक है, तो ऐसा एसेंशियल नहीं है. तो पहला एक्सप्लेनेशन ये कहता है. और दूसरा एक्सप्लेनेशन जो कह रहा है वह है कि व्हेन अ पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग एंड रिजेंबलेंस इज सो दैट अ पर्सन माइट बी डिसीव्ड thereby it shall be presumed until the contrary is proved that so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to cause deception or knew it to be likely that deception would thereby be practiced. तो इसमें कहा गया है कि अगर ऐसा रिजेंबलेंस करता है, इंटेंशनली करता है कि किसी को डिसीव करने के लिए, वो जानता है कि ये लाइकली करेगा, तो हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि ये रिजेंबलेंस जो किया गया था वो इंटेंशन था उसका कि वो डिसेप्शन करेगा, या क्या नाम है, वो जानता था कि ऐसा कोई व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकता है इसका यूज करके. मतलब कुल मिला के जो काउंटर फिटिंग है उसको हम लोग पहले से ही प्रिज्यूम कर लेते हैं कि अगर उसने रिजेंबलेंस क्रिएट किया है तो वो उसी के लिए क्या नाम है, प्रैक्टिस करने के लिए ही, डिसेप्शन प्रैक्टिस करने के लिए ही उसने यूज किया है, जब तक यह प्रूफ ना हो जाए कि नहीं ऐसा उसने नहीं किया था, मींस अंटिल द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड. ठीक है, तो ये दो जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा. तो ये बहुत जरूरी है, उसको अच्छे से समझ लेना. अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके फिर से 2-3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा कि काउंटरफीट क्या है और उसके रिगार्डिंग जो दो एक्सप्लेनेशन दिए वो क्या है. सो लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट. अब दोस्तों आता है सब सेक्शन 5 जो डिफाइन करता है कोर्ट को. और यहाँ कोर्ट का मतलब है कि एक जज जो कि लॉ के द्वारा एम्पावर्ड है, मतलब उसे लॉ पावर देता है, ठीक है, टू एक जुडिशली अलोन. तो कोर्ट का मतलब है कि कोई भी जज जो लॉ के द्वारा एम्पावर्ड, मतलब लॉ उसे पावर देता है कि वह जज के रूप में या जुडिशियल डिसीजन या जस्टिस प्रोवाइड कर सके अकेले, या फिर एक बॉडी ऑफ जज जो लॉ के द्वारा एम्पावर्ड है, लॉ के द्वारा उसको पावर दिया गया है टू एक जुडिशली एज ए बॉडी. तो जब भी जो मतलब जज अकेले या बॉडी ऑफ जज, मतलब जैसे होता है ना कि जजेस का बेंच होता है, 5 जजेस बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये सब बेंच होता है, या जज अकेले वर्क कर रहा है जुडिशली,
तो उसे हम कोर्ट मान लेंगे। मतलब कि जज साहब जब जुडिशियली एक्ट करेंगे सिंगल एलोन या क्या नाम है एज अ बॉडी मतलब वही बेंच, तब उसे उन्हें हम कोर्ट मानेंगे। लेकिन अगर जब वो जुडिशियली एक्ट नहीं कर रहे हैं तो उन्हें कोर्ट नहीं मानेंगे। तो यह भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद रखना। ओके, तो सब सेक्शन 5 यही बताता है। अब सब सेक्शन 6 जो है वो डेथ को डिफाइन करता है। तो डेथ मींस द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम कंटेक्स्ट। तो इसमें सीधा सा कहा गया है भैया कि डेथ का मतलब हम ही लोग इंसान, जब तक इंसान का डेथ नहीं होगा उसे डेथ नहीं माना जाए। तो कहने का मतलब है कि जो डेथ का पनिशमेंट होगा कहीं भी इसमें, तो वह जानवरों के मरने के लिए नहीं होगा, ठीक है, एनिमल्स के लिए नहीं होगा, केवल ह्यूमन बींग्स के लिए होगा भारतीय संहिता में। ओके, भारतीय न्याय संहिता में। तो अब देखते हैं सबसेक्शन 7 जिसमें डिसऑनेस्टली डिफाइन है। उसका मतलब डिसऑनेस्टली मीन्स है कि कोई चीज करना इस इंटेंशन के साथ कि एक व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन, मतलब क्या कहते हैं रॉन्गफुल, मतलब गलत तरीके से किसी को प्रॉफिट पहुंचाना, ठीक है, या दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस करना। अब जैसे तो इसे हम क्या कहेंगे, डिसऑनेस्टली कहेंगे, ठीक है। ठीक, तो मुझे लगता है कि डिसऑनेस्टली भी समझ में आ गया होगा। तो डिसऑनेस्टली भी बहुत जरूरी है क्योंकि कई जगह यूज होगा। डिसऑनेस्टली आपका यूज होगा जब क्या नाम है उधर आप प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस पढ़ेंगे तब। ओके, तो इसको भी ध्यान रखना, वहां भी हम बताएंगे, बट यहाँ थोड़ा आपको मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स सी द सबसेक्शन 8। तो सबसेक्शन 8 डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है। वो बताता है कि कोई भी मैटर जो कि एक्सप्रेस या डिस्क्राइब है किसी भी सब्सटेंस पे, किसी भी सब्सटेंस मतलब क्या होगा, कॉपी पे, पेज पे, पत्थर पे, जहां भी, क्योंकि सब्सटेंस अभी इसमें लिखा है, कहीं पेज नहीं लिखा है। ओके, बाय मींस ऑफ मतलब किसके द्वारा, जो ये डिस्क्राइब है या एक्सप्रेस है किसी सब्सटेंस पे, किसके द्वारा डिफाइन है एक्सप्रेस है, और किसी लेटर के द्वारा लिखा है या फिगर के द्वारा या मार्क्स के द्वारा। फिगर मतलब चित्र, मार्क्स मतलब बहुत सारे मार्क्स होते हैं, जैसे एरो हो गया या अलग अलग चीजें हो गई किसी चीज को बनाने के लिए, ठीक है, किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये सारी चीजों के लिए, ठीक। तो या एक से ज्यादा मार्क्स यूज हो सकते हैं, ठीक है। और जो ये डॉक्यूमेंट होगा वह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी इंक्लूड करेगा, ठीक है। और ये जो सारा चीज एक्सप्रेस था या डिजिटल रिकॉर्ड था, ये सब इंटेंडेड था कि ये यूज होगा या हो सकता है यूज एक एविडेंस के तौर पे, ठीक है। तो उसे हम डॉक्यूमेंट मानेंगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बिना एक्सप्लेनेशन के सब सेक्शन को भी इंटरप्रेट करना सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एग्जैक्ट एप्लीकेशन बताता है वह एक्सप्लेनेशन भी बताता है जहां रिक्वायर्ड होता है। तो इसमें बताएगा कि इट इज इमैटेरियल, कि किस तरीके से, किस मीन से, मतलब फिगर से किससे किया गया है या किस सब्सटेंस पे किया गया है, ठीक है। और यह भी इमैटेरियल है कि यह एविडेंस के लिए किया गया था, मतलब ये मतलब जब डॉक्यूमेंट बना था तो उस टाइम इंटेंशन था कि ये यूज होगा एविडेंस के लिए या मे बी यूज इन कोर्ट या नहीं था, ये दोनों इमैटेरियल, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। अगर कोई व्यक्ति से नॉर्मली किसी पेज पे कोई चीज लिख भी देता है, किसी चीज पे कोई चीज एक्सप्रेस हो जाता है तीनों तरीके से, तो उसको भी हम डॉक्यूमेंट मान लेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि उनका इंटेंशन पहले से ही था कि उसे कोर्ट में भैया एविडेंस के रूप में यूज करना है, या हो सकता है एविडेंस के रूप में यूज, और वो किसी भी सब्सटेंस पे हो सकता है, उसका कोई मटेरियलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये पत्थर पे हो चाहे जहाँ। तो मुझे लगता है कि आपको एक्सप्लेनेशन नंबर 1 भी समझ में आ गया होगा। ओके, और लेट्स सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशन मतलब उदाहरण होता है, एग्जांपल्स। तो पहले इलस्ट्रेशन देखते हैं कि अब राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट। तो जो टर्म्स होता है, टर्म्स एंड कंडीशन जो होता है कॉन्ट्रैक्ट का, उसे भी हम किसी चीज पे लिखा ही होता है ना, तो उसको भी हम एक डॉक्यूमेंट मानेंगे, ठीक है, जो कि एज एविडेंस यूज हो सकता है अगर जब क्या नाम है पार्टीज मतलब ट्राई करती हैं कि जो उनको टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए थे उसके अवॉइड करे तब, ठीक है। और जो दूसरे उदाहरण है कि चेक अपॉन अ बैंकर इज आल्सो डॉक्यूमेंट। चेक मतलब क्या होता है, चेक अपॉन बैंकर, एक जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ पेमेंट करने के लिए चेक इशू करता है और जाके चेक कंसर्न बैंक को देता है, वहां से वो रुपए विड्रॉ कर लेता है। और जो चेक वगैरह डील होता है अगर जब बाउंस होता है तो होता है एनआई एक्ट, ठीक है, एनआई एक्ट में सेक्शन 138 में होता है, ठीक। तो ये भी चेक भी जो है ये भी एक डॉक्यूमेंट है। ऐसे पावर ऑफ अटॉर्नी भी एक डॉक्यूमेंट है। पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब क्या होगा, पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब कि यहाँ एजेंट और प्रिंसिपल का काम होता है कि जैसे कोई व्यक्ति प्रिंसिपल है और एजेंट को कुछ चीज डेलीगेट कर देता है कि तुम ये कर सकते हो स्पेसिफिक चीजें, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसके मैटर को सॉल्व कर सकते हो या जो भी। तो यही पावर ऑफ अटॉर्नी भी एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब कोई मैप या प्लान है जो कि इंटेंडेड था, मतलब इस इंटेंशन था कि उसे यूज किया जाएगा एज एविडेंस, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। और देखो यहाँ लास्ट वाला जो उदाहरण में बताता है कि राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस इज अ डॉक्यूमेंट। मतलब कोई भैया राइटिंग या इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, कोई राइटिंग है जो इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन इंक्लूड करता है उसे भी या कंटेन करता है उसे भी डॉक्यूमेंट मानेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन या डॉक्यूमेंट क्या है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन 2 देखते हैं, जो डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन था उसका। तो इसमें बताता है कि जो भी एक्सप्रेस किया गया है मार्क्स फिगर जिसके द्वारा भी, ठीक है, या मार्क्स, ठीक है, देखो जो भी एक्सप्रेस किया गया है मींस ऑफ लेटर फिगर्स और मार्क्स एज एक्सप्लेन्ड बाय मर्केंटाइल और अदर यूजर्स शैल बी डीम्ड टू बी एक्सप्रेस्ड बाय द सच लेटर्स फिगर्स और मार्क्स विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन। अब एक चीज है कि इसमें बताया गया है कि मर्केंटाइल या अदर यूजर में कुछ चीजें होती हैं जिसे एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, तो उनको भले ही वो मार्क्स या लेटर या फिगर में एक्सप्रेस नहीं हो एक्चुअली, लेकिन तब भी उनको मान लिया जाता है कि वह लेटर या फिगर में एक्सप्रेस है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो पॉज करना और देख लेना। ओके, नाउ लेट्स सी द इलस्ट्रेशन। तो इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति था जिसने अपना नाम बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे लिखा, ठीक है, जो पेएबल था टू हिज ऑर्डर। तो सीधा सा इसमें कहा गया कि जो इंडोर्समेंट होता है वो एक मर्केंटाइल यूज है, ठीक है, और इसका सीधा सा मतलब होता है, इसमें जो लिखा होता है उसका मतलब सीधा सा होता है कि पे दैट होल्डर, ठीक। तो और इसका जो इंडोर्समेंट का जो इंडोर्समेंट है एक प्रकार का मर्केंटाइल यूजेस है, तो इसका भी सेम इफेक्ट होता है जो कि सिग्नेचर और मतलब किसी चीज का होता है, ठीक।
तो कहीं ना कहीं मतलब कहने का मतलब है एक जो इंडोर्समेंट है, इंडोर्समेंट भी एक मर्केंटाइल यूजेस का है। तो अगर मर्केंटाइल या अदर यूजेज में कोई मार्क्स या यूज होता है, उससे भी हम क्या नाम है मान लेते हैं कि एक्सप्रेस किया गया था लेटर, फिगर या मार्क्स के द्वारा, ठीक है। तो ये इंडोर्समेंट वाला भी जो है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब कि जैसे आपने किसी से कुछ क्या नाम है सामान खरीदे और तुरंत पेमेंट नहीं करना है, तो आप उसको एक बिल ऑफ एक्सचेंज देते हैं, एक डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट, राइट देते हैं कि आप इस डेट को अपना पेमेंट करवा लीजिएगा, ठीक है। आपके पास एक राइट आ गया कि आप पेमेंट आज कर सकते हैं उस डेट तक, अगर नहीं करते हैं तो कोर्ट का सहारा ले सकता है। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। अब इसमें है फ्रॉडलेंटली। तो सबसेक्शन 9 जो है फ्रॉडलेंटली को डिफाइन करता है। उसका मतलब है कि कोई चीज भी करना इस इंटेंशन के साथ कि किसी को डिफ्रॉड करना है, किसी के साथ फ्रॉड करना है, धोखाधड़ी करना है। अगर ऐसा नहीं है तो इसे हम फ्रॉडलेंटली नहीं मानेंगे, ठीक है। तो सीधा तो यही भाई, कोई चीज करना इस इंटेंशन के साथ कि किसी को डिफ्रॉड करना है तो उसे फ्रॉडलेंटली मानेंगे। अब सबसेक्शन 10 जो है वो जेंडर को डिफाइन करता है। तो यहाँ कहा गया कि जेंडर द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव। ही एंड इट्स डेरिवेटिव मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव मतलब हो गया सी या जो भी अदर नए अभी मॉडर्न टाइम में आ रहे हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो जो जेंडर का मतलब है कि ही या इसके डेरिवेटिव जो किसी पर्सन के लिए यूज होते हैं, वेदर मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, उसे हम जेंडर मानेंगे इस क्या नाम है सबसेक्शन 10 में। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें बताया गया है कि जो ट्रांसजेंडर वर्ड यूज हुआ है इसका मीनिंग सेक्शन 2 के क्लॉज के में दिया गया है, ठीक है। सेक्शन 2 के क्लॉज 2 में दिया गया है, जो कि ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 है उसमें, ठीक है। तो जो ट्रांसजेंडर का मीनिंग है उसको समझा जाएगा टीपी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग, ओके। तो अब मुझे लगता है कि आपको अब जेंडर भी समझ में आ गया होगा। नॉलेज से द गुड फेथ, हम लोग कहते हैं कि भैया ये तो गुड फेथ में था, ये वो जो भी है। तो इसको देखते हैं कि सबसेक्शन 11 जो है वह गुड फेथ को डिफाइन करता है और कहता है कि नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव। कोई भी चीज गुड नहीं समझा जाएगा कि वह किया गया था या समझा गया था गुड फेथ में, जो कि किया गया सोचा गया है बिना किसी ड्यू केयर एंड अटेंशन। ड्यू केयर एंड अटेंशन मतलब क्या हो? जो एक प्रूडेंट मैन करेगा केयर या अटेंशन, उसको माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा मान ले कि भैया हम ये तो कर दिए थे गुड, ऐसा मैंने किया या मैंने ऐसा बिलीव किया गुड फेथ में, तो ऐसा नहीं मानेगा अगर उसने एक रीजनेबल या ड्यू केयर अटेंशन नहीं दिया है तो। और ये रीजनेबल एंड ड्यू अटेंशन किससे कहेगा? एक प्रूडेंट मैन, जो कि भाई एक लीगल फिक्शन है हमारे लॉ में, उसके अकॉर्डिंग इसका मीनिंग इंटरप्रेट किया जाएगा, ओके। तो गुड फेथ भी आपको समझ में आ गया होगा। अब सेक्शन 12 जो है वो बताता है गवर्नमेंट को डिफाइन करता है। तो ये बताता है गवर्नमेंट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब एक चीज याद रखना, इसमें क्या नाम है भारतीय न्याय संहिता में कहीं भी जब गवर्नमेंट वर्ड यूज होगा तो वो केवल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को इंक्लूड करेगा, ओके। नाउ लेट्स सी सबसेक्शन 13 जो कि हार्बर को डिफाइन करता है, ओके। तो हार्बर क्या है उसको हम देखते हैं। हार्बर मतलब सीधा सा कह दो कि पनाह देना, ठीक। सो नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ हार्बर। तो इसमें दोस्तों हार्बर का मतलब है कि किसी एक पर्सन को क्या क्या सप्लाई करना, किसी पर्सन को शेल्टर देना। मतलब अगर किसी व्यक्ति को आप एक अपने घर में रोक लेते हैं, जैसे खाना देना, पानी देना, मनी देना, ठीक है। या तो उसको प्रोवाइड करना एम्यूटेशन बुलेट्स एंड सेल्स, ठीक है। या उसको मीन्स ऑफ कन्वेंस देना, मतलब अपनी गाड़ी दे देना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए। या असिस्ट करना पर्सन को, ठीक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो भी असिस्टेंस देना या कन्वेंस देना या जो भी शेल्टर वगैरह फूड वगैरह देना, तो ये सब आ जाता है कि आप हार्बर प्रोवाइड कर रहे हो किसी व्यक्ति को, ठीक। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हार्बर मतलब होता क्या है, ठीक। तो इसमें हार्बर का डेफिनेशन था। अब इंजरी का डेफिनेशन देखते हैं सबसेक्शन 14 में। तो ये बताता है कि कोई भी हार्म जो इलीगली हुआ है, ठीक है। अगर लीगली हुआ तो उसे हम इंजरी मानेंगे ही नहीं। इलीगली हुआ हो किसी व्यक्ति को मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर को, ठीक है। तो ये हो सकता है बॉडी माइंड या क्या नाम, बॉडी हो गया, माइंड हो गया, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी। बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी। तो कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि फिजिकल, मेंटल, या फिजिकल में आ जाएगा, बॉडी को आ जाएगा और प्रॉपर्टी को आ जाएगा। और ऐसा मतलब फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको बॉडी या माइंड, प्रॉपर्टी या क्या नाम है रिस्पेक्ट या रेपुटेशन, इसको डिफाइन किया गया कि इन सारी चीज़ों को इंजरी में इंक्लूड किया जाएगा विद इन दिस भारतीय न्याय संहिता 2023, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो जो सबसेक्शन 15 है वो बताता है इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। तो इसमें बताया कि लीगल क्या होगा और क्या होता है जहां आप लीगली बाउंड होते हैं किसी चीज़ को करने के लिए। तो इसमें लीगल को डिफाइन किया गया है कि हर एक चीज़ जो कि एक ऑफेंस है या जो कि लॉ के द्वारा रोका गया है, प्रोहिबिट किया गया है, या जो कि एक सिविल एक्शन के लिए, सिविल एक्शन क्या हुआ, सिविल कोर्ट में जो एक्शन होता है उसके लिए एक ग्राउंड है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इलीगल मानेंगे, ठीक है। तो तीन चीज़ है, जो कि एक ऑफेंस है या लॉ के द्वारा प्रोहिबिट है या एक ग्राउंड बनता है सिविल एक्शन के लिए, उसे हम इलीगल मानेंगे भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 में, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति लीगली बाउंड जब कहा जाएगा टू डू, जब व्हाट एवर इट इज इलीगल इन हिम टू ओमिट, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के जब भी किसी व्यक्ति को ऐसा मतलब बाउंड किया जाएगा कि इलीगल चीज़ों को ना करे, ठीक है। इलीगल व्हाट एवर इट इज इलीगल इन हिम टू ओमिट, मतलब उसको कुछ इलीगल चीज़ें ओमिट करनी है, नहीं करनी है, तो उसे हम कहते हैं कि लीगली बाउंड है ऐसा करने के लिए, ठीक। अब देखो सब सेक्शन 16 जो है वो जज को डिफाइन करता है, ठीक। तो जज मीन्स अ पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज एंड इंक्लूड्स अ पर्सन। तो जज है जो एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज डेजिग्नेट है, पदाधिकारी है जो, और वह ऐसे पर्सन को भी इंक्लूड करता है जो कि
लॉ के द्वारा एम्पावर्ड हैं, ठीक है, टू गिव किसी भी प्रोसीडिंग में, सिविल या क्रिमिनल केस में एक डिफिनेटिव जजमेंट, मतलब एक निर्धारित जजमेंट देने के लिए एम्पावर्ड है बाई लॉ। उन्हें हम क्या नाम है, उन्हें भी हम जज मानेंगे, या फिर ऐसा जजमेंट जो कि अगर अपील हो और बाद में डिसीजन वो मतलब निर्धारित हो, डेफिनेटिव हो, या ए जजमेंट विच इफ कन्फर्म बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी ए डेफिनेटिव। तो सीधा सा मतलब इसमें कहा गया है कि जज का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो कानून के द्वारा जिसको अधिकार दिया गया है, एम्पावर किया गया है कि वह किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल, ठीक है, उसमें एक डेफिनिट या डेफिनेटिव जजमेंट दे सके। डेफिनेटिव जजमेंट दे सके मतलब कि अब इसके आगे कहीं नहीं जाना है, या फिर अगर अपील में जाए तो भी एक डेफिनेटिव जजमेंट आ सके, ठीक है, या फिर ऐसा जजमेंट कि अदर अथॉरिटी उसे अगर कंफर्म कर दे तो उसे वो डेफिनिट हो जाएगा। तो जो ऐसा सारा चीज कर सकता है एक लीगल प्रोसीडिंग में, उसे हम जज कहेंगे। ओके, तो ये जो इसमें डिफाइन है। अब इसमें और एक चीज बताएगी, हु इज वन ऑफ ए बॉडी और पर्सन विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच अरेंजमेंट। देखो इसमें जो है कि जज के डेफिनेशन में जज एक सिंगल व्यक्ति भी हो सकता है या एक बॉडी ऑफ पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, और जो लॉ के द्वारा एम्पावर्ड है ऐसे जजमेंट देने के लिए, डेफिनेटिव जजमेंट देने के लिए। ओके, तो मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि मतलब जज कौन है। अब एक इलस्ट्रेशन देखते हैं इसके रिगार्डिंग कि अ मजिस्ट्रेट exercising jurisdiction in respect of a charge one on which he has power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal is a judge। तो सीधा तो बताएगा कि भैया कोई मजिस्ट्रेट साहब जो एक जुरिस्डिक्शन में, ठीक है, एक चार्ज पे मतलब वर्क कर रहे हैं अपने निर्धारित जुरिस्डिक्शन में, ठीक है, जिनके पास पावर है कि वो किसी को फाइन के लिए कह सकते हैं, किसी फाइन लगा सकते हैं या उसको सजा दे सकते हैं, मतलब कारावास की, इम्प्रिजनमेंट की, ठीक है, और यह जो सारा सजा दे सकते हैं वह मतलब फाइनल है या उसके अगेंस्ट हम क्या नाम है अपील में जा सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, जज बोलेंगे, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट भी एक जज है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। और यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ जाता है, ये वाला जो डेफिनेशन पढ़ा गया है कि जज का मतलब क्या नाम है कि वो क्या नाम है, उसको सिविल और क्रिमिनल मैटर दोनों को देखने वालों को हम जज कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी सबसेक्शन 17 जो कि लाइफ को डिफाइन करता है। तो लाइफ मींस द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। तो लाइफ का मतलब यहाँ केवल ह्यूमन बीइंग का है लाइफ, ठीक है, तो इसको भी याद रखना। अब सबसेक्शन 18 जो बताता है वह है कि लोकल लॉ। तो लोकल लॉ का सीधा मतलब लोकल मतलब छोटा एरिया, कोई लोकल एरिया। अब कहते हैं भैया तो हमारे लोकल का ही है, मतलब हमारे एरिया का ही है। तो लोकल मींस की, लोकल लॉ मींस की जो एक ओनली टू अ पार्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होता है। जैसे लोकल लॉ का एग्जांपल आप समझ लो, जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का यूपी रेवेन्यू कोड 2006। तो जो रेवेन्यू उत्तर प्रदेश के रिलेटेड है, रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर वो किसमें, यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में हेल्ड होंगे। तो ये एक लोकल लॉ है। तो इसी तरीके से लोकल लॉ का डेफिनेशन यही दिया गया है कि एक पार्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब सबसेक्शन 19 में डिफाइन किया गया है कि मैन। तो मैन मींस मेल ह्यूमन बींग्स ऑफ एनी एज। तो मैन का मतलब है कि कोई भी मेल मतलब पुरुष व्यक्ति जो कि किसी भी उम्र का है, मतलब अगर कोई पैदा भी हो गया है तो उससे भी हम मैन कह सकते हैं। एक मतलब नवजात शिशु जो है, जो बेबी है, बॉर्न बेबी है, ठीक है, उसे भी हम क्या नाम है मैन कंसिडर करेंगे। अब सबसेक्शन 20 जो है वह मंथ और ईयर को डिफाइन करता है। तो इसमें बताएगा कि मंथ और ईयर का जो मीनिंग है उसको हम किस कंटेक्स्ट में समझेंगे। ग्रिगोरियन कैलेंडर जो अभी वर्क कर रहा है, कैलेंडर जैसे जिसमें जनवरी फरवरी लिखा होता है, उसी कैलेंडर को हम मतलब उसी कैलेंडर में जो मंथ और ईयर जिस हिसाब से डिफाइन है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, या इंटरप्रेट करेंगे। अब ऐसा नहीं कि हम संवत लगाने लगे या जो भी पहले चलता था उसको लगवाने लगे, ठीक है। तो इसलिए मंथ और ईयर का मीनिंग ग्रिगोरियन कैलेंडर जो अभी एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग मतलब हम लोग इंटरप्रेट करेंगे। और ये कैलेंडर क्या है जिसमें जनवरी फरवरी अभी जो हम लोग याद करते हैं बचपन से, ठीक है, वही सारी चीजें। नाउ लेट्स मूव एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो अब देखते हैं हम सबसेक्शन 21 को, ठीक है। तो सबसेक्शन 21 जो है डिफाइन करता है मूवेबल प्रॉपर्टी को। तो अब मूवेबल प्रॉपर्टी का अगर ऐसे लिटरल मीनिंग देखें यार, मतलब ऐसे नॉर्मल कोई लेमैन आदमी समझे तो इसका मतलब क्या मूव, जो मूव कर सके, मतलब कंप्लीटली कहीं से अटैच ना हो इसका। तो इसको आप देखते हैं कि सबसेक्शन 21 में क्या डिफाइन है। तो इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी डिस्क्रिप्शन का जो कि एक लैंड ना हो, मतलब जमीन ना हो, जमीन जो ही नॉर्मल जमीन होता है, ठीक है, जमीन ना हो, और ऐसा चीज जो मतलब धरती से, अर्थ से अटैच ना हो, ठीक है, या कोई भी चीज जो परमानेंटली किसी चीज से फास्ट एंड नॉर्मल बंधा ना हो, ठीक है, और जो जिससे बंधा है वह धरती से अटैच ना हो, ठीक। अब जैसे देखो पहला क्या है कि पहला चीज है कि मूवेबल प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी होगा जो जमीन नहीं है। दूसरा चीज कोई चीज धरती से अटैच नहीं है। अब धरती से अटैच मतलब क्या होगा, घर भी तो अटैच है अर्थ से, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगा। अब या अब जान लो कोई क्या नाम है, कोई नीचे जान लो सरिया वरिया लगा दिया बहुत बड़ा, अब उस पर कोई चीज बांध दिए प्रॉपर। अब वो जो सरिया था नीचे जमीन से धसा हुआ था ना प्रॉपर, अब उससे परमानेंटली अगर किसी चीज को बांध दिया जाता है या फास्टन कर दिया जाता है तो उससे भी हम मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको सबसेक्शन 21 भी समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, नाउ लेट्स सी सबसेक्शन 22 जो कि नंबर को डिफाइन करता है। तो इसमें नंबर भी बताया गया कि अगर कॉन्ट्रेरी अपीयर्स नहीं करता है कोई कंटेक्स्ट, तो जो सिंगुलर नंबर और तो जो मतलब वर्ड इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर एंड वर्ड्स इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर, ठीक है, यह बताता है। तो मुझे लगता है कि आपको अब क्या नंबर भी समझ में आ गया होगा, जो लिटरल मीनिंग होता है नंबर का वही इसमें भी बताया गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं सबसेक्शन 23 जो ओथ को डिफाइन करता है, ठीक है। तो ओथ जो होता है इंक्लूड करता है एक सोलेम अफर्मेशन जो कि सब्स्टिट्यूट किया जाता है लॉ के द्वारा एक ओथ के लिए, ठीक है। और कोई भी डिक्लेरेशन जो जरूरी होता है या ऑथराइज होता है लॉ के द्वारा कि
उसको एक पब्लिक के सामने करना है, ठीक है, या फिर यूज होना है प्रूफ के रूप में, ठीक है, एक कोर्ट में या कोर्ट में नहीं, तो उसे हम एक ओथ कहते हैं। ओथ का मतलब सीधा सा यार कि लॉ के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है, फॉर एक ओथ के लिए, या कोई डिक्लेरेशन है या रिक्वायर्ड है बाई एक अथॉरिटी कि पब्लिक के सामने किया जाए, या उसे यूज किया जाए किसी प्रूफ के पर्पज के रूप में, ठीक है, तो उसे, और जो कि मतलब कोर्ट में भी हो सकता है या कोर्ट के बाहर भी हो सकता है, तो इसे हम एक ओथ मानते हैं, ठीक है, ओथ, प्रतिज्ञा, ठीक, तो इसे ओथ हम कहेंगे, ठीक। अब देखते हैं सबसेक्शन 24। तो 24 जो है बताता है ऑफेंस को। तो ऑफेंस का मतलब होता है एक्सेप्ट इन चैप्टर्स एंड सेक्शन मेंशन इन सबसेक्शन ए, सॉरी सब क्लॉज ए एंड बी, द वर्ड ऑफेंस मीन्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता, बट, तो दोस्तों एक सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, मतलब ये डेफिनेशन क्लॉज का मतलब ही होता है कि जितना नीचे दिया गया होगा क्लॉज होगा, तो एक चीज सॉरी बहुत बड़ा गलती होगा, तो इसको आप रिकरेक्ट कर लेना कि जो सब सेक्शन नहीं होगा, एक क्लॉज होगा, ठीक है, गलती से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, तो ये सारे क्लॉज होंगे, ठीक है, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब ये डेफिनेशन क्लॉज, मतलब उसमें क्लॉज ही दिए होंगे, ठीक है, तो इसको आप आपसे क्लॉज समझ लेना, सॉरी, इसमें थोड़ा मैंने उस टाइम जब पीपीटी तैयार किया तो उस टाइम गलती से हो गया होगा, तो इसलिए मैं हर जगह सब सेक्शन बोलता हूँ। तो ये जो क्लॉज 24 है वह ऑफेंस को डिफाइन करता है, ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि ऑफेंस का मतलब एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड सेक्शन मेंशन इन द वर्ड ऑफेंस मींस समथिंग मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता। तो एक चीज है दोस्तों, इसमें बताया गया सेक्शन 24 में कि ऑफेंस का मतलब कि कोई भी चीज, ठीक है, जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के द्वारा पनिशेबल है, उसे हम ऑफेंस मान लेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें एक्सेप्शन के रूप में रखी गई हैं, जो कि कुछ चैप्टर और सेक्शन में मतलब दिया गया है, और मेंशन है सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 24 में, ठीक है। तो यह है, देखो क्लॉज ए का है जो उसमें बहुत सारे सेक्शन दिए, मैं रीड नहीं करने वाला, इसको आप एक बार ये पीपीटी में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप ले लेना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये जितने सेक्शन मेंशन है, तो इसमें वर्ड ऑफेंस का मतलब है कि जो भी चीजें भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत पनिशेबल है या किसी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ के अंतर्गत पनिशेबल है, उसे ऑफेंस माना जाएगा। केवल क्या नाम है, सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 24 के अंदर जितने भी ये सेक्शन दिए हैं, उसमें ऑफेंस का मतलब इतना ये चीजें होंगी, ठीक है। और इन जनरल ऑफेंस का मतलब तो वही है कि भारतीय न्याय संहिता के द्वारा जो पनिशेबल है वही ऑफेंस होगा, लेकिन दो एक्सेप्शन दिए गए हैं कि इसमें जो सारे सेक्शन दिए गए हैं सब क्लॉज ए में, उसमें ऑफेंस का मतलब पनिशेबल बाय भारतीय न्याय संहिता या फिर किसी स्पेशल लॉ में या लोकल लॉ में, तो उसे भी ऑफेंस माना जाएगा। अब सब क्लॉज बी जो है उसमें भी कुछ सेक्शन दिए गए, उसमें कहा गया कि ऑफेंस का मतलब सेम मीनिंग होगा, ठीक है, जो कि सेम मीनिंग में एक्ट पनिशेबल अंडर स्पेशल लॉ, ठीक, या लोकल लॉ जो कि पनिशेबल है उस कानून में और जिसका पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ या उससे ज़्यादा, या फिर या विदाउट फाइन, ठीक है। तो ये वाला जो पनिशमेंट होगा तो उसमें ऑफेंस का मतलब सब क्लॉज बी के अकॉर्डिंग होगा। तो मुझे लगता है कि आपको ऑफेंस का मतलब समझ में आ गया होगा। इतने सारे सेक्शन गिनाना थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मतलब टाइम टेकिंग था, तो इसलिए दोस्तों वैसे भी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसको अवॉइड करने के लिए मैंने नहीं किया है, तो मैं पीपीटी डालूंगा, वहां से आप कर लेना। तो अब मुझे लगता है कि आपको ऑफेंस का मतलब क्लियरली समझ में आ गया होगा, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। अब जो सब सेक्शन 25 है वो ओमिशन को डिफाइन करता है, ठीक है। तो ओमिशन का मतलब कि सीरीज ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन। अब जैसे एक्ट था, एक्ट का सीरीज वाला बता ही दिए थे स्टार्टिंग में, तो ऐसा ओमिशन का मतलब ये कि कई ओमिशन जो एक सीरीज में चलते हैं उसे हम एक सिंगल ओमिशन मानेंगे, ठीक है, इसका मतलब हुआ। और सेम क्या नाम है, अब जैसे किसी की ड्यूटी थी कि एक व्यक्ति को खाना देना, ठीक, तो व्यक्ति उसको खाना एक दिन नहीं देता, दूसरे दिन नहीं देता, तीसरे दिन, मतलब सीरीज में कई एक्ट करता है, वो बाद में व्यक्ति मर जाता है, तो ये भाई एक ओमिशन हुआ ना, और ये ओमिशन एक सिंगल ओमिशन है मर्डर के लिए, ठीक। तो मुझे लगता है कि आपको क्या नाम है, गलती से सबसेक्शन निकल जाता है दोस्तों, सॉरी फॉर दैट। तो ये क्लॉज 25 जो है उसमें ओमिशन का डेफिनेशन है कि सीरीज ऑफ ओमिशन को एक सिंगल ओमिशन माना जाएगा, ओके। अब क्लॉज 26 जो है वो पर्सन को डिफाइन करता है। तो पर्सन का मतलब कोई भी कंपनी या एसोसिएशन या बॉडी ऑफ पर्सन जो कि इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है। तो जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें पर्सन का मतलब है कोई भी कंपनी हो सकता है, कोई बॉडी हो सकता है, और पर्सन या एसोसिएशन हो सकता है जो कि क्या नाम है, रजिस्टर हुआ है, इंकॉर्पोरेट हुआ है या नहीं। अब एक चीज़ है कि यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूं कि जैसे बहुत लोग सोच रहे हैं कि भाई कंपनी को कैसे हम लोग पनिश कर देंगे, तो अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ेंगे तो उसमें एक सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी, ठीक है, और वो एक्ट एंड ओमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए ठीक है, एक सैलमन वर्सेस सैलमन में केस था, तो उसमें हेल्ड हुआ था कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इसीलिए यहाँ पर पर्सन के डेफिनेशन में क्या नाम है, एक कंपनी को भी इंक्लूड किया गया है और एसोसिएशन को भी इंक्लूड किया गया है, बॉडी ऑफ पर्सन को भी इंक्लूड किया गया है। और इसमें कंपनी का इनकॉर्पोरेट होना या एसोसिएशन का इनकॉर्पोरेट होना जरूरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको क्या नाम है सब सेक्शन निकल गया। क्लॉज 26 भी समझ में आ गया होगा, ओके। नाउ लेट्स सी क्लॉज 27। तो क्लॉज 27 जो है वह डिफाइन करता है पब्लिक को, ठीक है। तो पब्लिक का मतलब कि कोई भी क्लास ऑफ पब्लिक, ठीक है, जो या कोई कम्युनिटी, तो कोई भी क्लास ऑफ पब्लिक, चाहे भाई अपर क्लास या लोअर क्लास, जो भी सबको पब्लिक का मतलब पब्लिक इंडिया में जो रह रहा है, ठीक है, या कोई भी कम्युनिटी किसी भी समुदाय से हो। अब क्लॉज 28 पढ़ेंगे जिसमें पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो लेट्स सी, तो जो क्लॉज 28 है वह पब्लिक को डिफाइन करता है, पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन करता है। तो पब्लिक सर्वेंट का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जो नीचे के दिए गए डिस्क्रिप्शन में फॉल करते हैं उन्हें हम क्या नाम है, पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। तो ठीक है, तो सब क्लॉज जो है ए है वो कहता है कि कोई भी कमीशनड ऑफिसर जो कि आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में, उसे माने जाएंगे। और हर एक जज जो कि कानून के द्वारा एम्पावर्ड है टू डिस्चार्ज, चाहे वो हिमसेल्फ या ए मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ द पर्सन या एनी एडजुडिकेटरी फंक्शन। एडजुडिकेटरी मतलब क्या हो कि मतलब किसी कोई उनके पास केस आए फिर उसमें अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड
एंड लॉ का एप्लीकेशन करके जब डिसीजन देता है तो उसे एडजुकेशन कहते हैं। तो कोई भी एडजुकेटरी क्या नाम है फंक्शन करता है तो उसे भी जज भी इंक्लूड होता है पब्लिक सर्वेंट में। अब पब्लिक सर्वेंट में एवरी ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट भी इंक्लूड है, जिसमें इसमें बहुत सारा दिया है, उसको देख लेना एक बार, मैं पीपीटी अपलोड करूंगा, ठीक है। तो यह भी सारे क्या नाम है पब्लिक सर्वेंट में आ जाता है। अब इसमें भी दिया गया कि एवरी एसेसर और मेंबर ऑफ ए पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट। तो कोई भी एसेसर या मेंबर ऑफ पंचायत को भी जो कि कोर्ट या पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट करता है उसे भी हम पब्लिक सर्वेंट मानेंगे। या कोई भी आर्बिट्रेटर उसे भी मानेंगे, इसमें कई चीज़ें रिफर्ड हैं, उसको भी देख लेना। या हर एक पर्सन जो कि एक ऑफिस होल्ड करता है इस वर्चू के साथ कि वही इंपावर है कि टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। मतलब कोई भी पर्सन जो कि एक ऑफिस होल्ड करता है उसके पास पावर है कि किसी पर्सन को कन्फाइन कर सके, ठीक है, किसी भी प्लेस पे, तो वह भी एक पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। और हर एक ऑफिसर जो कि ऑफिसर है गवर्नमेंट का और जिसका ड्यूटी है कि वह प्रिवेंट करे ऑफेंसेस और इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस को क्या नाम है दे, या वह जस्ट ऑफेंडर को और टू ब्रिंग्स ऑफेंडर टू द जस्टिस, मतलब कि जो विक्टिम है उसको जस्टिस देना या तो प्रोटेक्ट करे पब्लिक हेल्थ सेफ्टी और कन्वीनियंस को, ठीक है, कन्वीनियंस को। तो ये सारी चीज़ें करने वाला भी एक ऑफिसर माना जाएगा, पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, ठीक है। और इसमें भी दिया गया है कि रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी काम करता है, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए, उससे भी माना जाएगा। इसको रीड कर लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और हर एक ऑफिसर जो कि रिसीव करता है या कीप करता है या एक्सपेंड करता है एनी प्रॉपर्टी टू मेक एनी सर्वे और असेसमेंट और टू लेवी एनी रेट और टैक्स फॉर एनी सेकुलर कॉमन पर्पज ऑफ एनी विलेज टाउन डिस्ट्रिक्ट और टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंटेशन फॉर द सेम, ठीक है, द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ एनी विलेज टाउन और डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो इसका मतलब सीधा सा जो ब्लॉक लेवल पे जो अधिकारी वगैरह होते हैं ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, वो होते हैं यहाँ पर, ठीक। अब इसमें जो डिफाइन किया गया है वो है कि हर एक व्यक्ति जो एक ऑफिस होल्ड करता है और इंपावर है कि वह प्रिपेयर करे, पब्लिश करे, मेंटेन करे, ठीक है, या रिवाइज करे एक इलेक्शन को या एक पार्ट ऑफ इलेक्शन को, तो उसे भी हम कुल मिला के इलेक्शन से रिलेटेड जो ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ माना गया कि हर एक पर्सन जो इससे रिलेटेड होता है वो एक क्या नाम है पब्लिक सर्वेंट है। अब जो के है, के सब क्लॉज है, वो बताता है कि एवरी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ गवर्नमेंट और रीन्यूमरेटेड बाय द फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी ड्यूटी, जिसके साथ वो बाउंड है। तो कोई भी व्यक्ति जो कि कोई सर्विस करता है और उसको पेमेंट गवर्नमेंट के द्वारा होता है, ठीक है, या रिन्यूमरेट होता है या कमीशन मिलता है किसी परफॉर्मेंस के लिए, तो वो भी है, ठीक है। ऐसे ही सर्विस करता है किसी या किसी चीज़ में या इन द सर्विस और पे ऑफ ए लोकल अथॉरिटी एज डिफाइंड इन द क्लॉज इतना, तो अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एज डिफाइंड इन द क्लॉज इतना ऑफ द। तो इसको भी हम लोग यार मतलब इसमें एक कॉर्पोरेट के अंदर अगर काम करने वाला भी है, ठीक है, जो कि क्लॉज 31 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट में डिफाइंड है, तो उसे भी मानेंगे, ठीक है। और जो डिफाइंड है क्लॉज 45 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट, उसको भी मानेंगे। तो ये सारे हैं, इसको एक बार रीड करना बहुत सिंपल, इसलिए मैं सारा चीज़ वन बाय वन नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल कर दिया हूँ। नाउ लेट्स मूव एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। अब एक्सप्लेनेशन आता है कि पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन मेड इन द क्लॉज आर पब्लिक सर्वेंट्स वेदर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और नॉट। तो जो ऊपर दिया गया है उसमें अगर फॉल करता है कोई व्यक्ति तो वह एक पब्लिक सर्वेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट हुआ हो या ना हुआ हो। और हर एक पर्सन जो कि एक्चुअल पोजीशन में है ऑफ द सिचुएशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट व्हाट एवर लीगल डिफेक्ट देयर मे बी इन राइट टू होल्ड दैट सिचुएशन इन द पब्लिक सर्वेंट। तो भैया अगर कोई भी अगर पब्लिक सर्वेंट है और जो राइट होल्ड करता है उसमें चाहे जो डिफेक्ट हो उस होल्ड करने के लिए उस सिचुएशन को, तब भी वह पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। और यहाँ इलेक्शन का मतलब है कि इलेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ एनी लेजिस्लेटिव म्युनिसिपल और अदर पब्लिक अथॉरिटी ऑफ व्हाट एवर कैरेक्टर द मेथड ऑफ सिलेक्शन टू विच इज बाई और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग। तो मतलब इलेक्शन का मतलब कि लेजिस्लेटिव म्युनिसिपल और पब्लिक अथॉरिटी के लिए जब सिलेक्शन होता है किसी चीज़ का, किसी मेंबर का, तो और ये जो प्रोसेस है वो एक लॉ में डिफाइंड है, तो इसे हम एक इलेक्शन मानेंगे, ओके। अब कुछ इलस्ट्रेशंस को देखते हैं। तो जो इलस्ट्रेशन दिया कि ये म्युनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट, तो एक म्युनिसिपल कमिश्नर जो होता है एमसी होता है वो भी एक पब्लिक सर्वेंट होता है, ठीक है। अब क्लॉज 29 को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि मीनिंग ऑफ रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव का मतलब क्या हुआ कि एक पर्सन सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। अगर देखो कोई व्यक्ति कहता है कि भैया तो हम ऐसा रीजन था हमें इस चीज़ में बिलीव करने के लिए, तो उसके पास सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। मतलब ऐसे आर्बिट्रेरी रूप से नहीं कह सकते कि भैया ये तो रीजन टू बिलीव के आधार पर मैंने किया है। अगर उसके साथ सफिशिएंट कॉज नहीं है तो वह रीजन टू बिलीव का ग्राउंड नहीं ले सकता। तो इसमें रीजन टू बिलीव का भी डेफिनेशन दिया गया है कि तभी माना जाएगा जब उसके पास एक सफिशिएंट कॉज हो कि वो बिलीव करे। अब जो क्लॉज 30 वो बताता है स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ का मतलब लॉ एप्लीकेबल टू ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। तो स्पेशल लॉ मतलब एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे लागू होगा, जैसे पॉक्सो हो गया, ठीक है। तो पॉक्सो जो है वह एक मतलब सेक्सुअल ऑफेंसेस को प्रिवेंट करता है, चाइल्ड के अगेंस्ट कमिट होते हैं, ठीक है। तो एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे लागू हुआ ना। अब ऐसे लोकल लॉ जो होता है एक पार्टिकुलर एरिया पे लागू होता है, लेकिन जो स्पेशल लॉ होता है वो पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे लागू होता है। एक चीज ध्यान रखना। तो मुझे लगता है कि आपको क्लॉज 30 में स्पेशल लॉ का मतलब भी समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या नाम है, क्लॉज 31 में जो है उसमें लिखा कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि एक डॉक्यूमेंट जो कि कोई राइट ट्रांसफर करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, एक्सटिंग्विश करता है, रिलीज करता है, ठीक है, या जिसके द्वारा कोई पर्सन एक्नॉलेज करता है कि एक लीगल राइट लाई करेगा, ठीक है। तो इसे हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहेंगे। तो इसको समझने के लिए कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है, एक इलस्ट्रेशन है कि ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज हम वीडियो में बता ही चुके हैं क्या होता है।
एज द इफेक्ट ऑफ दिस इंडोर्समेंट टू ट्रांसफर द राइट टू द बिल टू द पर्सन, ठीक है, और जो पर्सन होता है वो बिकम हो जाता है एक लॉफुल होल्डर ऑफ इट, देन द इंडोर्समेंट इज अ वैलिड वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब मतलब कहने का मतलब अगर बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने एक व्यक्ति को दे दिया तो उसको मैंने एक राइट ट्रांसफर कर दिया कि वो बाद में बिल क्लेम कर सकता है हमसे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है, कि एक राइट को ट्रांसफर करता है, इसमें जो भी है रिस्ट्रिक्ट करता है या एक्सटिंग्विश करता है, जो भी है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सीरियस ऑफ द पार्ट। अब इसमें जो है क्या नाम है क्लॉज 32, उसमें बेसल को डिफाइन किया गया है। तो बेसल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो कि बनाया गया है कन्वेंस के लिए, कन्वेंस के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए, बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बींग्स और ऑफ प्रॉपर्टी। तो देखो जल में या थल में, ठीक है, प्रॉपर्टी में चलने के लिए जो मतलब परिवहन के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं उसे हम वेसल कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसलिए लिखा है एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेंस बाय वाटर ऑफ द ह्यूमन बींग्स और ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक। अब जो क्लॉज 33 है उसमें वॉलंटरीली बताया गया। तो एक पर्सन कहा जा सकता है कि उसने वॉलंटरीली अगर कोई काम किया जब वह किसी चीज़ को करता है इस तरीके से कि वहाँ पर वह इंटेंडेड था उस चीज़ को कॉज करने के लिए, या इस तरीके से कि उस टाइम पर एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स वह जानता था कि, या उसके पास रीजन था बिलीव करने के लिए कि जो कर रहा है उससे, या मतलब रीजन टू बिलीव था टू बी लाइकली टू कॉज इट। कहने का मतलब सीधा से इसमें कि देखो पहला चीज़ है कि अगर मैं वॉलंटरीली कर रहा हूँ तो मेरा इंटेंशन था इसको करने के लिए, ठीक, पहला चीज़ हो गया। या तो जब हम इसको कर रहे थे उस टाइम हमें जानकारी थी, या हम इतना मतलब हमारे पास सफिशिएंट कॉज था कि ये होने वाला है, तो उसे हम वॉलंटरीली बोलेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा कि वॉलंटरीली क्या है। अब इलस्ट्रेशन का मतलब इसमें देखते हैं। तो इसमें इलस्ट्रेशन है कि एक व्यक्ति ने मतलब आग लगा दिया रात में कुछ पॉपुलेटेड एरिया में, जो एक लार्ज टाउन था, किस पर्पज के लिए, ताकि वह रॉबरी कर सके, और इसकी वजह से कुछ लोगों का डेथ हो गया। यहाँ पर देखो ए मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज डेथ, देखो यहाँ पर ए जो व्यक्ति था वो हो सकता है कि उसका इंटेंशन नहीं था डेथ कॉज करने के लिए, एंड मे इवन बी सॉरी कि मतलब उसने डेथ कॉज कर दिया, लेकिन इफ यू न्यू दैट ही वाज लाइकली टू कॉज डेथ, ही वाज कॉज डेथ वॉलंटरीली। देखो लाइकली टू कॉज डेथ, अब देखो यहाँ पर उसको भैया आइडिया था कि अगर हम भैया लगा देंगे तो मे भी हो सकता है, लाइकली मतलब क्या, मतलब लाइकली में 100% फिक्स नहीं होता कि हो जाएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली मतलब जो रेशियो होता है होने का वो 80+ या 90+ मतलब बहुत ज़्यादा करीब होता है कि ऐसा हो जाएगा। तो भाई अगर आप बस्ती में आग लगा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि क्या नाम है कोई मर ही जा सकता है। तो इसलिए इफ यू न्यू दैट ही वाज लाइकली टू कॉज दैट, ही वाज कॉज डेथ वॉलंटरीली, तो इसमें वो मर्डर के लिए ट्राइड होगा क्योंकि उसने ये वॉलंटरीली किया था। अब है जो क्या नाम है क्लॉज 34 वह विल को डिफाइन करता है। तो विल का मतलब कि कोई भी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। इन जनरल विल का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी व्यक्ति के नाम पे आप एक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि आपके ना रहने पर जो भी प्रॉपर्टी है, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको चला जाएगा, ठीक है, तब उसे हम विल कहते हैं। लेकिन यहाँ डायरेक्टली इसी को लिखा है टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड लिखा गया, उसका मतलब जो मैंने बताया वही होता है, ओके। अब हो गया आ गया हमारा क्लॉज 35 जो वुमेन को डिफाइन करता है। मतलब तो वुमेन का मतलब होता है कि कोई भी फीमेल जो किसी भी एज की, मतलब कोई अगर तुरंत बॉर्न हुई हुई लड़की भी हो उसे भी हम वुमेन कंसिडर करेंगे एज पर द भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। अब रॉन्गफुल गेन क्या होता है? तो रॉन्गफुल गेन यहाँ क्लॉज 36 में डिफाइंड है। उसका मतलब है कि गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ द प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल। अब कोई चीज़ आप गेन कर रहे हो, ठीक है, जिसके लिए आप एंटाइटल नहीं थे, तो वह एक रॉन्गफुल गेन हो गया। अब वहीं पर रॉन्गफुल लॉस क्या है कि कोई लॉस, अनलॉफुल लॉस हो गया प्रॉपर्टी का, ठीक है, जो कि द पर्सन लूजिंग इट इलीगली। रॉन्गफुल लॉस का मतलब क्या हुआ कि जो पर्सन है लॉस हुआ जिसके वजह से, मीन्स द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट लीगली एंटाइटल। मतलब कहने का मतलब देखो अगर किसी व्यक्ति का भाई अनलॉफुल तरीके से कोई लॉस हो जाता है जिसका वह रियल ओनर था भाई, मतलब लीगली वह एंटाइटल था उस चीज़ का, प्रॉपर्टी का, तो वो भाई एक रॉन्गफुल लॉस होगा। अब ऐसे ही यहाँ गेनिंग रॉन्गफुली या लूजिंग रॉन्गफुली, इसी को मतलब थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया, आप देख लेना। एक क्लॉज 38 में डिफाइंड है, ठीक है। और क्लॉज 39 कहता है कि वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन संहिता बट डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2020 शैल हैव द मीनिंग्स रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन दैट एक्ट। तो कहने का मतलब कि जो भी वर्ड एक्सप्रेशन हमारे भारतीय न्याय संहिता में नहीं डिफाइंड है और वह IT एक्ट 2000 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में डिफाइंड है, तो उसका मीनिंग उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेट किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स, और अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट उसके रिगार्डिंग, और अगर चाहते हैं कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो वीडियोज़ में, यू कैन आल्सो कमेंट देयर इन कमेंट बॉक्स। और थोड़ा इंकरेज करने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। तब तक के लिए बाय एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।